भारत ही नहीं, उपभोक्ताओं की समस्याएं पूरे विश्व में लगभग एक जैसी हैं। भारत देश हमेशा से हर क्षेत्र में अग्रणी रहा है और उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए भी 5 दशक पहले अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का गठन हुआ और आज देश के लगभग हर भाग में ग्राहक पंचायत उपभोक्ता संरक्षण का कार्य कर रही है। सर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात करते हैं तो उनकी पहचान जो होती है, जो उनकी मूल्यांकन होता है, वो होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या क्या काम करे गए हैं उनके द्वारा। तो एक बार आप उनके बारे में कुछ बताएं कि ग्राहक पंचायत ने क्या क्या काम करे हैं, क्या करते हैं। नहीं, अगर हम काम के बारे में कहेंगे तो हम कहेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई काम हुआ है तो वो ये हुआ है कि 1974 में ग्राहक पंचायत की स्थापना हुई थी। जब ये ग्राहक पंचायत की स्थापना हुई उस समय इस देश में कोई ग्राहकों के हितों के संरक्षण के लिए कानून नहीं था, कोई कानून ही नहीं था। कभी बात होती थी कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, क्या करें, बोले नहीं कोई कानून नहीं है तो अपन कुछ कर नहीं सकते इसमें, तो ग्राहकों को न्याय कैसे दिलाएंगे, न्याय दिलाने की कोई व्यवस्था नहीं है। तब फिर एक बात ये आई कि भाई उसके लिए कोई कानून होना चाहिए और नागपुर में एक गोविंद दास जी मुंदड़ा एडवोकेट थे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई और उस कमेटी ने फिर एक कानून का ड्राफ्ट तैयार किया। वो ड्राफ्ट तैयार करके और लोकसभा के सदस्यों को भेजा और उसमें प्राइवेट मेंबर बिल के नाते वो लोकसभा में प्रस्तुत हुआ। उसको जो प्रस्तुत किया वो भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं रामबाबू मालवीय, उन्होंने प्रस्तुत किया। लेकिन जब प्रस्तुत करते हैं तो एक कोई प्रस्ताव के साथ में समर्थक लगता है, तो समर्थन कौन करेगा, तो मुस्लिम लीग के जीएम बारात वाला जी जो लंबे समय तक सांसद रहे, 8 बार सांसद रहे, उन्होंने उसका समर्थन किया और उन्होंने कहा कि नहीं ये बहुत आवश्यक है ये काम, उन्होंने उसका समर्थन किया उसमें। लेकिन ये जब पारित हुआ तब पारित हुआ ये ऐसे समय में कि जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और पूर्ण बहुमत की उनकी सरकार थी, उस समय ये पारित हुआ। तो ग्राहक पंचायत का जो सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि राजनीतिक आधार पर बिना विचार किए सभी लोगों को साथ में लेकर ग्राहकों का हित यानी ये सभी का हित है, ये सबको ध्यान में लाकर इसके लिए कानून होना चाहिए, इस बात को सभी राजनीतिक दलों के सांसदों को समझाया और उसके बाद में फिर ये पारित हुआ। ये अगर कोई कहेगा कि इसकी उपलब्धि क्या है तो हम मानते हैं कि कानून पारित करवाना और इन सब राजनीतिक जो पक्षों के आपस के जो विषय रहते हैं उससे ऊपर उठकर और सबको ग्राहक हित में सोचने के लिए कहना और पारित करवाना, ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी हम मान सकते हैं। लेकिन उसके बाद में अगर हम कहेंगे कि इसकी दूसरी बड़ी उपलब्धि क्या है तो हम ये कहते हैं कि राष्ट्रीय ग्राहक दिवस ये मनाया जाता है। अब राष्ट्रीय ग्राहक दिवस 24 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है कि उसके पहले 15 मार्च को विश्व ग्राहक अधिकार दिवस के रूप में मनाते थे। लेकिन वो विषय ऐसा है कि अमेरिका की संसद में जब ये पारित हुआ कि भाई ग्राहकों के लिए कोई कानून होना चाहिए, उस तारीख को पूरी दुनिया में ग्राहक दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन उस कानून का हमारे लिए क्या संदर्भ है, भारत के लिए हम देखते हैं भारत के लिए कोई संदर्भ नहीं था उसका। जब भारत में कानून बना और 24 दिसंबर को राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर हुए, उसके बाद में फिर ये कानून के रूप में जब लागू हुआ तब भारत के जो ग्राहक हैं उनको वास्तव में न्याय मिलना प्रारंभ हुआ और इसलिए 24 दिसंबर को राष्ट्रीय ग्राहक दिवस के रूप में मनाना ये हमारी दूसरी उपलब्धि है। अगर कोई कहे कि भाई इसमें उपलब्धि दिवस मनाने में क्या हो सकती है तो हम ऐसा मजाक में कहते भी हैं कई बार कि किसी कानून की कोई जयंती मनाई जाती है क्या। ये एक ऐसा कानून बन गया है जिस कानून की जयंती मनाई जा रही है। ठीक है, कोई संविधान दिवस वगैरह मनाते हैं, छोटी छोटी आवाज आती है कि संविधान दिवस है आज होता है, लेकिन बहुत ही कम स्तर पर होता है वो। जबकि संविधान बना तो वो तो बहुत बड़ी उपलब्धि होना चाहिए, लेकिन ये हम दूसरी उपलब्धि कह सकते हैं। तो ये तो हो गई राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़ी उपलब्धियां हैं हमारी। लेकिन हमारे इकाइयां स्थान स्थान पर काम करती रहती हैं और जो इकाइयां हमारी काम करती हैं वो अपने अपने स्थान पर ग्राहकों के लिए क्या उपलब्धि हम कर सकते हैं उस पर विचार करती है। जैसे बहुत
रेलवे का एक उदाहरण ले लें हम। तो पहले रेलवे में ऐसा था कि हम यहाँ से दिल्ली जाते थे तो 800 रुपये का किराया, जब दिल्ली से वापस हमको आना है उसका टिकट बना रहे तो 810 रुपये। भाई ये 10 रुपये ज़्यादा किस बात के लिए लिए जा रहे हैं? तो वो कहते थे कि आप बाहर के स्टेशन से टिकट बना रहे हैं, आप यहाँ यहाँ से बाहर जा रहे हैं, लेकिन वहां जाके टिकट बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही, हम आपको यहीं से बना के दे रहे हैं। इसलिए यानी जैसे एक उदाहरण के लिए हम कहें कि बिल्कुल इंदौर के पास में लोकमान्य नगर राजेंद्र नगर स्टेशन है, लगे हुए 4 किलोमीटर पर स्टेशन है। कोई राजेंद्र नगर रहने वाला व्यक्ति वहीं चला गया और उसने अगर इंदौर से दिल्ली का टिकट बनाया तो उसको 810 रुपये। भाई उसको 810 रुपये क्यों? तो बोले आप इंदौर से बना रहे हैं लेकिन स्टेशन आप राजेंद्र नगर से बना रहे हैं, इसलिए 10 रुपये ज्यादा। ग्राहक पंचायत ने पूछा कि भाई ये 10 रुपये आपका कंप्यूटर क्या ज्यादा काम कर रहा है इसके लिए? तो आगे जाकर वो जाने का भी टिकट वही, आने का टिकट भी वही। तो ऐसे ग्राहकों के जेब में से जो निकालने के तरीके हैं, पैसे निकालने के तरीके, उसको कैसे बचाना, यहाँ से विषय चालू होता है। फिर जो एक्सपर्ट्स जो विचार करने लग जाते हैं, यानी यहाँ तक हो जाता है कि आज कोई टाइम टेबल है रेलवे का, उसमें जो ट्रेनें एक्सप्रेस बताई जा रही हैं, अगले टाइम टेबल में वो ट्रेनें सुपर फास्ट बताई जा रही हैं, और वो ट्रेनें काम एक्सप्रेस का ही कर रही है। अच्छा। जब उसके बारे में 16 ट्रेनों की लिस्ट दी रेलवे मंत्रालय को, उन्होंने जब पता किया तो उन्होंने बोला कि हाँ ये बात तो सही है, ये काम तो एक्सप्रेस का ही कर रही है। और इसलिए वो 16 ट्रेनों का जो सुपर चार्ज लगता था वो सुपर चार्ज लगना बंद हो गया और वो उन ट्रेनों को फिर से एक्सप्रेस ट्रेन में डाल दिया। इसलिए थोड़ा अध्ययन करना पड़ता है इसमें सब इकाइयों को। लेकिन कोई इकाई काम कर रही है तो वो वहीं लागू होता है ऐसा नहीं है, वो पूरे देश में लागू हो रहा है। क्योंकि रेलवे पर काम हो रहा है तो पूरे देश में रेलवे पर लागू हो रहा है। जैसे नई परिवहन नीति बनी, उस नई परिवहन नीति में ये आया कि जब कोई एक्सीडेंट होता है, कोई भी बीमे का जब वो आएगा क्लेम का मामला बना, और उसमें अगर मान लो ये हुआ कि भाई आपको 10 लाख रुपए सामने वाले को देने हैं, पीड़ित पक्ष को देने हैं, तो फिर ये होता है कि भाई 3 लाख या 5 लाख तो ये बीमा कंपनी देगी और बाकी का आपको देना है। ये विषय आया, ये विषय आया तो ग्राहक पंचायत ने प्रयास इसके लिए किया, ग्राहक पंचायत की इंदौर इकाई ने प्रयास किया कि भाई आप बीमा कंपनियों को क्यों बचाना चाहते हैं? कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी का बीमा करा रहा है वो इसीलिए करा रहा है कि भाई कोई कठिन परिस्थिति आएगी, उस समय ये सारा रहेगा उसका। एक्सीडेंट को जानबूझ के तो करता नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि इस प्रकार की कोई चीज होती है तो आप बीमा कंपनियों को क्यों बचाना चाहते हैं? और वो एकमात्र संशोधन ये उस बिल में हुआ और संशोधित होके इस एकमात्र संशोधन के साथ में वो बिल पारित हुआ। वो तो हम ये कह सकते हैं काम भले इंदौर इकाई ने किया है लेकिन पूरे देश में वो लागू हुआ, क्योंकि हम सिस्टम पर काम करते हैं। इस सिस्टम पर काम करना जो है ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि जब उपलब्धि की बात आती है तो ये बात आती है कि भाई और ग्राहक संगठन होंगे, तो हाँ है, बाकी संगठन की तुलना में जब हम उपलब्धि की बात करते हैं तो मैं बहुत दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि बाकी कोई भी संगठन सिस्टम पर काम नहीं करते। एक उपभोक्ता कोई आता है, वो कहता है साहब मुझे परेशानी हो गई, बोलते कि लाओ अपन कंज्यूमर फोरम में केस डाल देते हैं। इसके ऊपर वो सोच ही नहीं पाते ज्यादा। लेकिन हम जो सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि सिस्टम ही अगर ठीक हो जाएगा तो लोगों का काम आसान हो जाएगा। सिस्टम में अगर गड़बड़ी है तो सभी को समस्या रहेगी, और इसलिए सिस्टम को ही करेक्ट करना है हमको। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ये केवल एक संगठन मात्र नहीं है, ये सिस्टम करेक्टिव मूवमेंट है हमारा। और ये काम हम ये विगत 50 वर्षों से ये करते चले आ रहे हैं। उपलब्धियां कहेंगे तो सैकड़ों उपलब्धियां हैं। आज की तारीख में रेरा जो आया है वो हमारे कारण आया है। अच्छा। क्योंकि बिल्डर्स में और ग्राहक में बड़ी समस्या होती थी। उन्होंने कहा कि भाई ये 10 बाई 10 का आपको कमरा देंगे, जब एक्चुअल नापते थे तो वो 9.5 बाई 9.5 का निकलता था। भाई ये ब्रोशर में आप कुछ और लिख रहे हैं, बता कुछ और रहे हैं, पैसे आप उसके ले रहे हैं, लेकिन जब एक्चुअल जो मिलता था ग्राहक को वो कुछ और मिल रहा है।
अब एक मल्टी में अगर मान लीजिए कि 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, तो पूरे पूरे 25 के साथ धोखा हुआ है वो। अब इनको न्याय दिलाने के लिए लड़ाई प्रारंभ हुई तो बाकी मल्टी वाले आ गए, उन्होंने बोला था हमारी मदद करो, ये क्या है, इसको देखो। देखा तो जहां देखो वहां इस प्रकार की स्थितियां बन रही हैं। उसके मामले में केस दर्ज होने लग गए। अब बिल्डर्स के पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग जुड़े रहते हैं, ऐसा जो अनुभव में आता है लोग बताते हैं, इस प्रकार से बताते हैं कि राजनीतिक लोग पीछे जुड़े रहते हैं। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये कब तक चलेगा, तो ग्राम पंचायत ने कहा जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक चलेगा। अरे तो ये तो झगड़े करे हो जाएंगे, अब क्या करें। नहीं, बोले अब हम कुछ उसका विचार करते हैं। तब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने ये वादा किया था अपने घोषणा पत्र में कि हमारी सरकार जब बनेगी तो ये बिल्डर्स वाले मामले खत्म करने के लिए हम कोई कानून बनाएंगे। और कानून बनाने के लिए उन्होंने प्रक्रिया चालू की। ये बात जब केंद्र को पता चली कि ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई है तो उन्होंने कहा कि ये तो समस्या पूरे देश में है, और इसलिए फिर वो रेरा नाम की व्यवस्था जो बनी और पूरे देश में जो लागू हुई, सब राज्यों ने उसको लागू किया। वो उस कारण से उसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है वो ये है कि ग्राहक पंचायत के द्वारा सर्वसामान्य ग्राहकों के लिए उनके जो बिल्डर्स से जो अधिकार उनको मिलने चाहिए थे और वो बराबर नहीं मिल रहे थे, उसकी जो लड़ाई है उन्होंने लड़ी है अपने ग्राहक पंचायत में। उसके परिणाम स्वरूप ये नई व्यवस्था आई है जिसके कारण आज ग्राहकों को सुरक्षा मिली है। ऐसे हम कहेंगे तो ऐसे सैकड़ों उपलब्धियां हैं हमारी, इसलिए बहुत ज्यादा उसका ऐसा क्या करें अब इसका।